हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को मेटलर्जी करवा रहा था। चैप्टर नंबर 3 क्लास ये कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास नंबर 10 के चैप्टर नंबर 3 में मेटलर्जी। ये हम लोगों ने सारे स्टेप्स एक वन बाय वन कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि लास्ट स्टेप था रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट अलॉय के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अलॉय क्या होता है हमारा? देखो, अलॉय बेसिकली अगर देखें तो मेटल्स का ही मिक्सचर होता है। ओके, अब ये कैसे होगा मिक्सचर अगर हम देखें? देखो, सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, एन अलॉय मे बी डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ओके, यानी कि दो या दो से ज्यादा भी मेटल्स हो सकते हैं जिनका हम होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, तो जो फॉर्मेशन होगा वो अलॉय होगा। ओके, और अगर मेटल की जगह पे हम नॉन मेटल भी ले लें तब भी अलॉय का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, जैसे अगर हम लें एग्जांपल तो स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि Fe यानी आयरन हमारा निकल और क्रोमियम के साथ में जब हम मिक्स करेंगे उसको, तो स्टेनलेस स्टील हमारा बन जाता है। अलग अलग डिफरेंट कॉम्पोजिशन में हम इसको लेते हैं। देखो, कॉम्पोजिशन क्या है कि फिक्स होता है इस चीज में। ऐसा नहीं है कि कॉम्पोजिशन किसी का भी कितना भी ले लिया तो फिर हमारा वही मटेरियल बन जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एक फिक्स मटेरियल में हमें लेना पड़ता है। ओके, और अगर हम बात करें किसकी, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, यानी कि मरकरी है हमारे पास एक मेटल, दूसरा कुछ भी अगर हम लेते हैं तो जब अलॉय का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम बोलेंगे अमलगम। ओके, तो अमलगम हम बोल सकते हैं एक तरह से अलॉय का ही टाइप है, लेकिन जब एक मेटल मरकरी होगा तो फिर हम उसे प्रॉपर नाम देंगे अमलगम। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है। अलॉय में हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स कोई सा भी, लेकिन मरकरी नहीं होगा। जब मरकरी को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे अलॉइंग में तो फिर हम उसको अमलगम बोलेंगे। बस इतना सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। और इसके बाद अगर हम देखें तो स्टेनलेस स्टील क्या का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास, Fe प्लस Mi प्लस क्रोमियम। ओके, इनसे हमारा बन रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें प्रिपरेशन ऑफ अलॉयज, तो प्रिपरेशन हम कैसे करवा सकते हैं अलॉय का? तो सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में क्या है। तो an alloy is usually prepared by first melting the main metal and then dissolving the other elements in it in the definite proportion. It is then cooled to room temperature. ओके, हम बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पर लास्ट में हम कूल कर देंगे, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में, है ना, एक फिक्स रेशियो में। हम लोग जब दो डिफरेंट मेटल्स या दो से ज्यादा डिफरेंट मेटल्स या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें हम, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम अगर डिसॉल्व करें, पहले डिसॉल्व करके या फिर हम मेल्ट करें, है ना, पहले मेल्ट करें फिर उसको डिसॉल्व करें एक दूसरे में, एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर बना दें उसका, तब उसको हम लास्ट में क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर उसको ठंडा होने दें, है ना। ऐसा नहीं है कि आइस में सीधा हमने रख दिया कि जल्दी ज्यादा जल्दी ठंडा करना हो, तो उसके लिए, है ना, हमें क्या करना है, इसके लिए रूम टेम्परेचर पे हमें ठंडा करना है। तो जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मेशन ऑफ अलॉय हो जाएगा। ओके, और अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो तीन टाइप्स के अलॉयज प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फेरस अलॉय होते हैं। तो फेरस अलॉय में जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, पहली चीज कि इसमें Fe वाले एलिमेंट्स होंगे प्रेजेंट, है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर हम समझे तो क्या होगा, एन अलॉय इज इन विच आयरन इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड फेरस अलॉय। ओके, तो फेरस अलॉय कौन से होंगे, जिनमें कि आयरन प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो मैग्नीज स्टील की एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो पहला ही एलिमेंट हमारा Fe है, जो कि है 86%। ओके, और अगर हम सेकंड देखें तो Mn यानी कि मैग्नीज नाम दिया हुआ, तो मैग्नीज स्टील का है ना। तो मैग्नीज स्टील को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीज तो प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, है ना। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, मैग्नीज Mn, ये 13% है। और कार्बन की बात करें तो ये 1% प्रेजेंट होता है फेरस अलॉय में। ओके, मैग्नीज स्टील को बनाने में। और इसके बाद अगर हम देखें तो निकल स्टील भी है ना। दूसरा एग्जांपल निकल स्टील में क्या होगा, निकल प्रेजेंट होगा, है ना। तो इसमें जब Fe क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे मैंने F लिख दिया गलती से, यहाँ पे Fe क्या होगा, 96 से 98% प्रेजेंट होगा। ओके, और अगर हम निकल की बात करें तो निकल होगा 4 से मतलब 4 to 2%, यानी कि 2 से 4% निकल प्रेजेंट हो सकता है, और ये 96 to 98% प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो निकल और जो निकल स्टील है वो इस टाइप से फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि Fe मेन कंपोनेंट है, उसके अलावा दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास Ni। ओके,
अब इसके अलावा हम देखें सेकंड टाइप है हमारे पास नॉन फेरस अलॉय। तो नॉन फेरस इसमें क्या होगा, Fe के अलावा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी मेटल्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रास की बात कर लेते हैं। ब्रास आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, ऐसे गोल्डन टाइप का शाइनी सरफेस टाइप का रहता है ना ब्रास। या ब्रॉन्ज की बात करें, ये दोनों ही लगभग लगभग सेम सेम दिखते हैं ना, कॉपर वायर्स देखे होंगे आपने। तो अब हम ब्रास की बात करें तो ब्रास में क्या होता है, Cu जो हमारा कॉपर होता है वो 80% प्रेजेंट होगा, और Zn अगर हमने मिक्स कर दिया 80% के साथ में तो हमारा बन जाएगा ब्रास। और अगर हम वही 90% ले ले कॉपर, और कॉपर के साथ में हमने टिन ले लिया Sn, है ना, ये ले लिया हमने टिन, कितना 10%, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, ब्रॉन्ज का। यानी कि दोनों में डिफरेंस समझना, सिर्फ एक एक कंपोनेंट का है ना। कॉपर में हम 80% के साथ में जिंक 20% ऐड कर रहे हैं, और ब्रॉन्ज में 90% कॉपर के साथ 10% यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से हम नॉन फेरस अलॉय को भी बना सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट देखें अमलगम्स, तो अमलगम्स को हमने अभी अभी डेफिनेशंस तो पढ़ी थी कि एक कंस्टिट्यूएंट जो एक कंटेंट होगा उसमें, मतलब कि एक एलिमेंट होगा वो मरकरी 100% इसमें बोल सकते हैं प्रेजेंट होना ही चाहिए। ओके, तो जब एक हमारे पास मरकरी प्रेजेंट है तो दूसरा कुछ और प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एनी एन अलॉय containing mercury as one of the constituent metal is known as amalgam। ओके, तो अलॉय का ही टाइप होता है लेकिन एक डिफरेंट टाइप का अलॉय होता है जिसे हम अमलगम बोल रहे हैं। अब इसके लिए हम एग्जांपल ले तो पहला एग्जांपल हमारे पास सोडियम अमलगम, यानी कि सोडियम प्लस अमलगम, यानी कि मरकरी इसमें प्रेजेंट होगा। और जिंक अमलगम की बात करें तो Zn प्लस M, जो मरकरी है हमारा Hg, ये दोनों प्रेजेंट होंगे। ओके, तो हम देखें इसमें तो Hg प्लस Na प्रेजेंट होगा, और अगर हम वही बात करें इसकी तो Hg और प्लस जिंक Zn प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस टाइप से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इनका क्लासिफिकेशन हम इनका कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब समझते हैं कि अलॉय बनाने के पीछे का हमारा मोटिव क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अलॉय बना तो लिया हमने, अब हम बना क्यों रहे हैं ऐसा, है ना। तो अब इसको समझे सबसे पहले कि हमारा क्या है। देखो, पहली चीज है कि इंक्रीज द हार्डनेस। तो हार्डनेस इंक्रीज कैसे करता है, देखो हमें सबको पता है कि जो प्योर आयरन होता है ना, तो आयरन क्या होता है हमारे पास, रस्ट जल्दी लग जाती है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी हम बोल सकते हैं। और अगर हम देखें तो जल्दी से खराब भी हो जाता है, और उतनी हार्डनेस या स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। तो जब ये हार्डनेस उतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो इसके लिए हम आयरन के साथ में कार्बन भी मिला सकते हैं, है ना। तो जब कार्बन मिला देंगे हम तब क्या होगा, मतलब कि जो हमारा Fe है, Fe लगभग हम बोल सकते हैं 98.5 के अराउंड हम ले सकते हैं, या फिर इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। और कार्बन हम 0.5 से लेके 1.5 तक हम इसको मिक्स कर देंगे। तब हम क्या देखेंगे कि ये हमारा जो वो इंक्रीज ऑफ हार्डनेस हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि इंक्रीज करने के लिए हमें क्या, मतलब हार्डनेस इंक्रीज हो गई तो हमारे पास और थोड़ी सी जो मेटल्स हैं, मेटल्स के और सारे बोल सकते हैं कि और काम करने के लिए इफेक्टिवली काम करने के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाएगी उसकी, है ना। तो अब इसके बाद हम सेकंड अगर बात करें तो टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करने के लिए हम अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो क्रोम स्टील का बोल सकते हैं, क्रोम स्टील प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग आयरन, यानी कि Fe को मिक्स कर सकते हैं हम कितना 96 से लेके 98%, और किसके साथ में, क्रोमियम के साथ में। क्रोमियम हम लेंगे कितना 2 से लेके 4%। ओके, तो ये 2 to 4% ही हम बोल सकते हैं क्रोमियम के साथ में जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, क्रोम स्टील का। ओके, क्रोम स्टील, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसका नाम मैंने नहीं लिखा था, मैं एक बार इसका भी नाम लिख देता हूँ। इसका नाम भी स्टील ही होता है एक तरह से, ये भी फॉर्मेशन ऑफ स्टील ही होता है ना। तो क्रोम स्टील हो गया, ये स्टील हो गया कार्बन के साथ में जब हम मिक्स करते हैं। थर्ड अगर हम देखें तो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, है ना। तो रेजिस्टेंस कोरोजन की अगर हम बात करें तो देखो हमें पता है कि जो कॉपर हो या आयरन हो, जो नॉर्मली अगर हम देखें तो इनमें कोरोजन की प्रोसेस धीरे धीरे करके स्टार्ट हो ही जाती है एनवायरनमेंट में। अगर हम इसको ओपनली ऐसे खुला छोड़ दें, है ना, तब क्या होता है इसमें कोरोजन की प्रोसेस होने लगती है। तो अब इसके बजाय हमें क्या करना है कि हम जब अलॉय का फॉर्मेशन कर देंगे तो ये स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा, या फिर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा, और
कोरोजन आराम से नहीं होने देगा। तो अब हम इसका एग्जांपल अगर ले तो Fe को ले सकते हैं कितना 74%। ओके, और अगर हम क्रोमियम को ले लें 18%, और अगर हम निकल को ले लें साथ में ही, यानी कि इन तीनों को हम मिक्स कर दें, एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर बना दें हम, तब हमने क्या किया Fe 74%, क्रोमियम 18% और निकल 8% के अराउंड हमने ले लिया। तब हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो बोलेंगे हम स्टेनलेस स्टील। ओके, इसका नाम काफी फेमस है, स्टेनलेस स्टील। ओके, तो ये हमारे पास बन जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो प्रोवाइड करता है अलॉय, वो है हमारे पास टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। अब लोअर द मेल्टिंग पॉइंट कैसे करेगा, सपोज करो हमारे पास जैसे सोल्डर है ना, एन अलॉय ऑफ 10, यानी कि 10 हमारे पास कितना 10 अगर हम देखें तो 50% अगर हम ले लें है ना, 50% 10, और अगर हम लेड ले लें पीबी, लेड पीबी कितना 50%, एसएन हम बोल सकते हैं, इधर 10 को एसएन बोलते हैं ना, सिंबल इसका एसएन है, तो एसएन प्लस पीबी को हम बोलेंगे, तो ये क्या फॉर्मेशन कर लेगा एक तरह से सोल्डर। ओके, तो ये भी अलॉय का ही नाम है एक तरह से। हम इसको जब हम बना लेंगे तब क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट जब कम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं मेटल्स को एक तरह से पिघलाना आसान हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा अगर हम देखें तो रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो हमें पता है कि मेटल्स जो होती है बहुत ज्यादा हाईली कंडक्शन करती हैं, बहुत ज्यादा मतलब हाईली कंडक्टिविटी शो करती है, चाहे वो हीट के बारे में बात करें और चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें। तो अब हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हमें डिक्रीज करवानी है इसकी, तो हमें क्या करना है, अलॉय बना देंगे। तो अलॉय बनाने के लिए हम बोल सकते हैं कि कैसे, इसका एग्जाम्पल ले लें है ना, तो एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इसका, देखो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर इज नॉट ए गुड कंडक्टर व्हेन इट इज इम्प्योरिटाइज। ओके, तो हम बोल सकते हैं कॉपर के साथ में कुछ और अगर हम मिला दें, कॉपर प्लस अदर कोई एलिमेंट है ना, तो अदर एलिमेंट को हम अगर मिला दें या फिर ऑक्सीडेशन करवा दें है ना, कॉपर के साथ में ऑक्सीडेशन करवा दें नॉर्मली, तब भी ये क्या हो जाएगा एक तरह से कि ये एक बैड कंडक्टर की तरह काम करेगा, या फिर बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं रहेगा। कंडक्शन तो करवाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करवाएगा। ओके, इसके बाद अगर हम देखें टू प्रोड्यूस गुड कास्टिंग। ओके, तो गुड कास्टिंग के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसका हम यूज कैसे करते हैं, जैसे टाइप मेटल्स होते हैं, या फिर हम बात करें एन अलॉय ऑफ लेड। ओके, 70% अगर हम लेड ले लें है ना, पीबी लेड यानी कि 70% हमने ले लिया। इसके बाद अगर हम एंटी मनी ले लें, एंटी मनी, ओके एलिमेंट्स ही हैं सारे, एंटी मनी अगर हम 20% ले लें, इसके अलावा प्लस हम ऐड कर दें 10 को। ओके, 10 हमने ऐड किया 10%, ये हमने ले लिए सारे एलिमेंट्स, यानी कि तीनों एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हम बोल सकते हैं ये जो कास्टिंग प्रॉपर्टीज होती है उसकी ये इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो प्रोड्यूस गुड कास्टिंग। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें 7th, तो थ्रू मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी, तो केमिकल रिएक्टिविटी को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी कम करवा सकते हैं जो रिएक्टिविटी होती है केमिकल से, और किसी किसी मेटल्स की, जैसे अगर हम बात करें एफी की जो स्टील हमने अगर बना दिया है ना, एफी यानी आयरन हमारा जो स्टील में कन्वर्ट अगर हमने उसको कर दिया, तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है जैसे कि ऑक्सीजन के साथ में आयली मतलब ऑक्सीडेशन दे सकता था, तो वो रिएक्टिविटी उसकी चली जाती है। वैसे अगर हम बात करें किसी की इंक्रीज करवाना स्ट्रेंथ को, तो फिर वो केमिकल रिएक्टिविटी को ही हम बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन करवाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी मेटल को कलर प्रोवाइड करवाना, तो कलर प्रोवाइड करवाने के लिए भी हम मेटल से अलॉय का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ये सारे हमारे क्या हो गए ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इतनी सारी हमें चीजें करने के लिए हम मेटल्स को अलॉय के फॉर्म में लेके जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम अलॉइंग ऑफ गोल्ड। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि अलॉय गोल्ड का अलॉय कैसे बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन दूसरा कि ये जो अलॉय होता है गोल्ड का हम बनाते क्यों हैं। ओके, तो हमें पता है कि जो प्योर गोल्ड होता है या फिर प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन द कैरेट्स। ओके, तो कैरेट्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं। प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, ये भी सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में ना। इट इज वेरी सॉफ्ट एंड is therefore not suitable for the making jewelries। okay,
यानी कि हम बोल सकते हैं फॉर मेकिंग द ज्वेलरीज, यानी कि ज्वेलरी बनाने के लिए एकदम सुटेबल नहीं होता है। और अगर हम बात करें तो इसका जो नेचर होता है वो एक तरह से सॉफ्ट होगा, यानी कि हार्डनेस या फिर उसमें जो स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो टू मेक इट हार्ड इट इज अलॉयड इधर विद कॉपर और सिल्वर, यानी कि ये हम बोल सकते हैं किसके साथ में, कॉपर के साथ में या तो हम मिक्स कर दें या फिर सिल्वर के साथ में हम इसको मिक्स कर दें। तब क्या हो जाएगा, इससे अलॉय की जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी मेटल से ज्यादा हार्ड कौन बन जाएगा, हमारा जो अलॉय है। ओके, तो गोल्ड जो होगा वो एक तरह से हम बोल सकते हैं, अगर हम इंडिया में क्या होगा, जनरली 22 कैरेट्स की गोल्ड यूज होता है ओके फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, या फिर हम बात करें ज्वेलरीज में तो 22 कैरेट्स में। अब जिसमें कि हम बोल सकते हैं बाकी का जो परसेंट रहेगा वो कॉपर भी यूज कर सकते हैं और कुछ लोग सिल्वर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि अलॉइंग ऑफ गोल्ड कैसे होता है। तो इसकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए अलॉइंग करवाते हैं गोल्ड की। अब इसके बाद अगर हम देखें, दिस मीन्स 22 पार्ट्स वाई वेट ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद द 2 पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ इधर कॉपर और सिल्वर। ओके, तो कॉपर या सिल्वर के साथ में हम अलॉइंग करवा देते हैं इसके 22 पार्ट्स आउट ऑफ जितना भी ग्राम हो, है ना, जितना भी ग्राम या किलोग्राम जितना भी हो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी अलॉइंग करवा देते हैं। फिर उसके बाद ऑर्नामेंट्स में हम इसको यूज कर लेते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में कॉपर के जो अलॉय होते हैं वो ज्यादा, सॉरी जो गोल्ड के अलॉयज होते हैं वो ज्यादा कैपेबल होते हैं, या फिर हम बोलेंगे क्या कि हार्डनेस अगर उसकी अच्छी होगी तो फिर वो ज्यादा टाइम तक ड्यूरेबल और सस्टेन रहेंगे। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ मेटल्स के अलॉय बनाए हैं हमने, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट अलॉयज होते हैं, उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा या उनका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला अलॉय हमारे पास है स्टील। तो स्टील को हम कैसे बना सकते हैं, देखो इसमें स्टील को ऐसे बना सकते हैं, जो एफई अभी अभी हमने पढ़ा भी था 99.95% से लेके, या फिर हम अगर 98.5% भी हम ले सकते हैं। तो इसकी जो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कार्बन के साथ में हम इसको मेल्ट करवा दें, है ना, कार्बन के साथ में Fe को मेल्ट करवा के फिर हमने होमोजीनियस इसका मिक्सचर बना लिया, तो हम बोल सकते हैं इसका अलॉय बन गया, यानी कि स्टील बना लिया हमने। अब ये क्या पर प्रोवाइड करता है, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी हार्डनेस, टफ हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये। और अगर हम इसका यूज देखें तो यूज होगा हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स एटसेट्रा, यानी कि इतने सारे इसके यूसेज हो गए। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनेगा, Fe होगा 74%, क्रोमियम 18% एंड निकल 8%। तो ये हमारे पास तीनों मेटल्स का मिक्स कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। इसकी भी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं हार्डनेस इंक्रीज करना, और दूसरा ये रस्ट को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि रस्ट नहीं लगने देगा। तो जब रस्ट नहीं लगेगी तो बोल सकते हैं कि जो इसका लाइफ टाइम है, यानी लाइफ स्पान है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, मोर फॉर मेकिंग कटलरीज, यूटेंसिल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कटलरी बनाने के लिए, यूटेंसिल्स हमारे जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील को। ओके, और भी बहुत सारी यूसेज होते हैं, है ना। अब अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा अलॉय है ब्रास, तो ब्रास को हम बना सकते हैं 20% कॉपर के साथ में, 20% जिंक के साथ में 80% कॉपर को मिक्स कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ब्रास। अब इसके लिए हम बोल सकते हैं कि मीलिएबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, मीलिएबिलिटी क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो मीलिएबल प्रॉपर्टी इसको प्रोवाइड करने के लिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कोरोजन, है ना, कैन बी इजिली कास्ट। ओके, तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट कोरोजन, यानी कि कोरोजन के लिए एक तरह से ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और अगर हम कॉपर की बात करें तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो ये हो ही जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें इसकी जगह पे अगर क्या कर दिया हमने, ब्रास में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो ब्रास क्या होगा कि रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है कोरोजन के लिए। ओके, इसके बाद अगर हम देखें फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, स्क्रूज, नट्स एंड बोल्ट्स, यानी कि इसका यूज कहाँ पे होता है, यूटेंसिल्स बनाने में, स्क्रूज बनाने में, नट्स बनाने में, या फिर हम बात करें बोल्ट्स को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज हम कैसे बना सकते हैं, कॉपर को 90% ऐड किया हमने टिन के साथ में, अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम आज फिर से हम एक बार देख लेते हैं। कॉपर को 90% टिन के साथ में हम जैसे ही मिक्स करेंगे तो हमारा ब्रॉन्ज बन जाएगा। ओके, अब ये क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और हम बोल सकते हैं हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन।
ओके, तो हाईली रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कर देता है कोरोजन के लिए। ओके, और अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम नॉर्मली एक मेटल की बात करें, कॉपर या फिर टिन की, जब ये अकेले अकेले होंगे तब इतने ज्यादा हार्ड या स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन जब हम इनके अलॉय बना देंगे तो फिर ये स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये किसके में यूज होते हैं, फॉर मेकिंग स्टैच्यूज। आपने देखे भी होंगे बहुत सारे स्टैच्यूज जो हैं वो ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं, या फिर जो मूर्ति वगैरह रहती हैं वो भी बनाने में हम यूज करते हैं ब्रॉन्ज का, है ना। इसके अलावा कॉइन्स बनाने में भी यूज होता है इसका, मेडल्स बनाने में यूज होता है, जैसे आपने सुना भी होगा ब्रॉन्ज मेडल, है ना, या फिर सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल होता है। तो जिसमें जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज मेडल, तो वो इसी से ही बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ से मेडल्स बनाने में यूज होता है। फिर इसके अलावा शिप्स की बात करें, शिप्स में भी इसका कंपोनेंट्स बनाने में यूज होता है ना। फिर प्रोपेलर्स बनाने में भी यूज होता है, शिप्स के जो प्रोपेलर्स होते हैं उसको भी बनाने में इसका यूज हो सकता है। ओके, तो इतने सारे यूसेज हैं, और भी यूसेज हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है अभी, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही याद करना जितने की आपकी सिलेबस में है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो जर्मन सिल्वर कैसे बनाते हैं। देखो, जर्मन सिल्वर, सिल्वर नाम सुन के कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें क्या है कि सिल्वर तो नाम दिया है लेकिन सिल्वर का कुछ भी नहीं है इसमें, यानी कोई सा भी कंपोनेंट एजी नहीं है। एजी यानी कि सिल्वर इसमें नहीं मिलता है। ओके, तो इसमें क्या क्या मिलेगा, कॉपर 60% रहेगा, जिंक 20% और निकल 20%। इन तीनों का मिक्सचर जब हम कर देंगे तब हम बोल सकते हैं कि जर्मन सिल्वर बना लिया। अब ये क्यों बनाते हैं हम, साइन लाइक सिल्वर, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी जो साइन करेगा एकदम सिल्वर के जैसे, लेकिन ये सिल्वर नहीं होगा। ओके, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करवा देता है ये कोरोजन के लिए। और अगर हम वही बात करें कॉपर की, तो कॉपर नॉर्मली रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता है ना। और अगर इनका अलॉय कर देंगे तो फिर हम बोल सकते हैं ये साइन करेगा सिल्वर के जैसे और रेजिस्टेंट भी हो जाएगा कोरोजन के लिए, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके यूज कहाँ पे होगा, फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस वायर्ड, ओके, वायर्स, और या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूराल्यूमिन। ओके, डूरा ल्यूमिन है हमारे पास, जिसमें कि एल्यूमिनियम, यानी कि ये हम बोल सकते हैं एल्यूमिन जो लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम इसमें प्रेजेंट है, बाकी का कॉपर प्रेजेंट है इसमें, और मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो इसमें कंपोनेंट्स कितना, एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, Mg जो है 0.5% और Mn है 0.5%। तो इस टाइप से हम ड्यूराल्यूमिन बना सकते हैं। ओके, और अगर हम देखें इसको तो लाइट, स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल और रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी कि इसको लाइट वेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और देखें तो डक्टाइल हो जाता है इससे, और अगर हम देखें लास्ट में तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये कोरोजन के लिए। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, प्रेशर कुकर एटसेट्रा। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं एरोप्लेन के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, या फिर जो प्रेशर कुकर है उसको बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। ओके, तो मैग्नीशियम में जैसे मैग्नीज होगा एक, सॉरी मैग्नीशियम होगा एक तो, और एल्यूमिनियम होगा। तो एल्यूमिनियम इसमें कितना है 95% और मैग्नीशियम कितना है 5%। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जब मिक्सचर हम लोग देखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मैग्नीशियम। ओके, तो इसका हम क्यों यूज करते हैं कि वेरी लाइट एंड हार्ड होता है, यानी कि जैसे अगर हम देखें एल्यूमिनियम तो लाइट वेट होता ही है बेसिकली, लेकिन और लाइट हो जाएगा मैग्नीशियम को हम इसमें मिक्स कर देंगे तब। ओके, तो लाइट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, यानी हार्डनेस इसकी इंक्रीज हो जाएगी। और फिर इसका यूज हम करेंगे फॉर मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड बैलेंस बीम्स, यानी कि बैलेंस बीम्स बनाने में और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है ना। तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज को हम कैसे बनाते हैं, ये जब एल्यूमिनियम को 95% हम ऐड कर देंगे कॉपर के साथ में तो हमारा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बन जाएगा, है ना। इसको फिर बनाते क्यों है, क्योंकि हमें चाहिए साइंस लाइक सिल्वर, यानी कि सिल्वर की तरह ये चमकता है, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं कहाँ पे, कॉइन्स बनाने के लिए, पिक्चर फ्रेम बनाने के लिए, या फिर चीप ज्वेलरीज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा जो सस्ते सस्ते ज्वेलरीज आते हैं मार्केट में बहुत सारे, तो वो इससे बना सकते हैं, है ना। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो सोल्डर्स बनाने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, पीबी, यानी कि हमारे पास लेड और ये टिन, इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे 50-50% तो हमारा बन जाएगा क्या, सोल्डर। तो अब हमारे पास सोल्डर का जो
बोल सकते हैं क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा, हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन ईदर लेड और टिन, यानी कि दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है अगर हम सोल्डर की बात करें उसके कंपैरिजन में। तो अब हम इसका यूज कहाँ करेंगे, फॉर ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होंगे उनको ज्वाइंट करने के लिए एक तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया है और हम तो समझ सकते हैं इसको कि पूरा ये आज खत्म हो गया है चैप्टर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन एंड चैनल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।